नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां 3 अलग-अलग सेगमेंट के माध्यम से लेकर आते हैं। आज इस कार्यक्रम में खेती किसानी में जहां हम बात करेंगे धान में रोग प्रबंधन के बारे में, तो वहीं हमारा पशुधन में बात होगी मुर्गी पालन की। इसके अलावा कामयाब किसान में मिलवाएंगे एक सफल महिला उद्यमी से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट खेती किसानी, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं धान में रोग प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, धान जो कि हमारी मुख्य फसल है इस वक्त खेतों में लगी हुई है और ऐसे में धान की अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादन हासिल करने के लिए जरूरी है कि फसल की इस वक्त अच्छी तरह से देखभाल की जाए। ऐसे में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी है और किस तरह से फसल को रोग से बचाएं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। धान हमारे देश की मुख्य फसलों में से एक है। ये जितनी मात्रा में उगाई जाती है उसी तरह इसकी खपत भी हमारे यहाँ काफी ज्यादा है। देश में प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ है। साल 2021-22 के लिए देश भर में करीब 4,09,55,000 हेक्टेयर में धान की बुआई की गई है, जिससे लक्ष्य उत्पादन हासिल किया जा सकता है। वहीं अच्छी पैदावार हर किसान का लक्ष्य होता है, इसीलिए किसान हर संभव प्रयास कर बीजोपचार से भंडारण तक किसान कई सावधानियां रखता है। लेकिन सबसे अहम होता है फसल की रोगों और बीमारियों से सुरक्षा देना। इस समय खेतों में धान की फसल खड़ी है, फसलों में बालियां आना शुरू हो चुका है। ऐसे में किन प्रयासों से फसल को रोग और कीटों से सुरक्षा दी जा सकती है? और अगर बात बासमती धान की करे तो एहतियात बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या करे किसान, बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ। जैसा कि इस समय चल रहा है, बासमती धान की फसल खेत में खड़ी है और अब उसमें जो समय से रोपाई हुई है तो गाभे में है और बालियां निकल रही हैं। कुछ जो समय से हैं, कुछ जो देर की हैं, उनमें गाभे में है। तो रोग के लिए नियंत्रण के लिए हम लोगों को निश्चित रूप से एजॉक्सीएस्ट्राबिन नामक केमिकल है उसका प्रयोग करना चाहिए। और जो केमिकल हम पहले प्रयोग करते रहे हैं, अगर आप अपने बासमती धान का उत्पादन निर्यात के लिए कर रहे हैं तो रासायनिक जो हमारे कवकनाशी हैं उनका प्रयोग रोकना चाहिए। और उत्पादन के लिए कर रहे हैं, निर्यात के लिए नहीं है, तो थोड़ा बहुत आवश्यकता अनुसार आप रासायनिक कवकनाशियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें कार्बेंडाजिम है, प्रोपिकोनाजोल है। लेकिन अगर निर्यात के लिए कर रहे हैं, दूसरे देश में भेजना है, एपिडा के माध्यम से अगर आपको निर्यात करना है या एक्सपोर्टर को देना है, तो निश्चित रूप से उसमें रासायनिक कवकनाशियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ये जो समय है आपको, उस समय आप जो है कार्बेंडाजिम का 0.1% का, मतलब 1 ग्राम 1 लीटर पानी में प्रयोग कर सकते हैं। और 1 बीघे खेत में, जैसे अगर 1 एकड़ में 5 बीघे होते हैं तो वहाँ पे एक बीघे खेत में पीठ की टंकी से 3 टंकी पानी या 1 एकड़ खेत में 250 से 300 लीटर पानी का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। और आवश्यकता अनुसार ही कवकनाशी का छिड़काव करें, क्योंकि अगर खेत में कम है रोग तो हम एक छिड़काव कर लेंगे तो नियंत्रण हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि एक छिड़काव से 15 दिन बाद भी रोग में ज़्यादा कमी नहीं आई है तो वैज्ञानिक की सलाह से आप दूसरा छिड़काव भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये काम हम लोगों को कर लेना चाहिए। और बाकी अगले साल जब हम धान की फसल लें तो गर्मी की जुताई करें और खाद का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें, रोग रोधी प्रजातियां लें, साथ ही खेत में जैव कारक या जैव कवकनाशी जिनको हम कहते हैं, ट्राइकोडर्मा आधारित होते हैं, उनका प्रयोग करें तो आपको खेतों में रोग भी कम आएगा और साथ में रासायनिक कवकनाशियों
के प्रयोग को हम घटा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग शुरू से ही ध्यान रखें और एकीकृत रोग नियंत्रण की बात करें तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो बासमती धान का उत्पादन होगा उसका निर्यात हम बाहर कर सकते हैं। रासायनिक कवकनाशी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर उर्वरक की बात कर रहे हैं तो यूरिया डीएपी को बेसल देने के बजाय अब जो है उसके सॉल्यूशन आ गए हैं, उनमें कम मात्रा लगती है, तो उनका छिड़काव रिकमेंडेड विधि से जो संस्तुत है उसके डोज के हिसाब से करेंगे हम लोग, तो निश्चित रूप से उसमें लाभ होगा। धान में बालियां आना शुरू हो गई। रोग नियंत्रण के लिए उचित दवा का इस्तेमाल करें। निर्यात के लिए उत्पादन करते समय रासायनों का इस्तेमाल ना करें। कवकनाशी का इस्तेमाल विशेषज्ञ की सलाह पर करें। बुआई से पहले गर्मियों में गहरी जुताई करें। रोग कम होने पर कम दवा ही प्रयोग करें। रोग रोधी किस्मों का चुनाव करें। इस तरह किसान छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर फसल को रोगों और कीटों से तो बचा ही सकते हैं, साथ ही भरपूर उत्पादन भी ले सकते हैं। तो जाना आपने कि किस तरह से धान में इस वक्त रोग प्रबंधन करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पशुपालन के बारे में हमारे अगले सेगमेंट हमारा पशुधन में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम गांव किसान। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट हमारा पशुधन, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मुर्गी पालन के बारे में। जी हाँ, मुर्गी पालन आपके लिए अतिरिक्त आमदनी का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो कैसे करें मुर्गी पालन के व्यवसाय की शुरुआत और किन किन बातों का रखें ध्यान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। खाद्य आपूर्ति में अंडा और मांस की लगातार मांग बढ़ रही है और इसी बढ़ती मांग ने किसानों को मुर्गी पालन की तरफ मोड़ा है। कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम कीमत में शुरू किया जा सकता है और एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। जो किसान कुक्कुट पालन शुरू करने जा रहे हैं वो कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो लंबे समय तक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जरा सी चूक से बड़ा नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। किसानों को सबल बनाने के लिए सरकार पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए ऋण भी देती है। पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले मुर्गी पालकों को चाहिए कि वे चूजों को खरीदने से लेकर उनको बेचने तक काफी ध्यान दें। चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणु नाशक दवा से अच्छी तरह धो लें और दीवारों पर भी छिड़काव कर दें। इसके अलावा चूजे स्वस्थ हों और ऐसी जगह से खरीदें जहां जन्मजात बीमारियां ना हों। साथ ही चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मेरेक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए।
तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि चूजों को सही ताप की जरूरत होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च दाने पर होता है। मुर्गी को ताज़ा और संतुलित आहार दें। उम्र के आधार पर विभिन्न तैयार आहार दें। दाने को नमी रहित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो दाने में फफूंद लग सकती है जिससे मुर्गियों में बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। एक चूजे के लिए 0 से 8 सप्ताह की आयु तक स्टार्टर आहार, 8 से 20 सप्ताह की आयु तक ग्रोवर आहार और खाद में लेयर दाना देना चाहिए। दूसरा, इस बात पर भी ध्यान रखें कि बीमारियों से कुक्कुट पालन को काफी नुकसान हो सकता है क्योंकि बीमारियों का सीधा असर मुर्गी के उत्पादन पर पड़ सकता है। ऐसे में बीमार मुर्गी को तुरंत स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से काफी हद तक बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही रानीखेत, चेचक, लिम्फोसाइट, मेरेक्स रोग तथा इन्फेक्शंस, कोरिजा तथा कोलाई रोग के लिए समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है मौसम के अनुसार उचित पशु प्रबंधन। तो आइए जानते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर। सितंबर माह में ध्यान देने योग्य बातें। सितंबर माह में पशुओं को दिन के समय धूप से बचाने की समुचित व्यवस्था करें। पशुओं को रात के समय ठंड से बचाने के लिए छप्पर इत्यादि के नीचे बांध कर रखें। चारागाह व बाड़े की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। फर्श चूने के घोल का छिड़काव करें। बाड़े के आसपास गंदा पानी एवं गंदगी एकत्रित न होने दें। परजीवी नाशक दवा या घोल अवश्य पिलाएं। परजीवी नाशक दवा को हर बार बदल बदल कर उपयोग में लाएं। नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाकर गोबर की जांच अवश्य कराएं। मेमनों को इंटेरोटॉक्सीमिया रोग का टीका लगवाएं। कोलिबेसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, कवक फफूंदी, गलघोटू एचएस और लंगड़ी बुखार यानी बीक्यू के टीके पशु में अवश्य लगवा लें। रोग होने पर पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। पशुओं में हरे चारे के अधिक सेवन से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए पशुओं को बार बार खुले में चरने के लिए ना भेजें। हरे चारे के अधिक सेवन से पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। संक्रमण से बचाव के लिए हरे चारे या ड्रेन के साथ लवण मिश्रण दें। हरे चारे के साथ सूखे चारे को मिलाकर खिलाएं। तो ये थी पशुपालन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे एक सफल महिला उद्यमी से हमारे अगले सेगमेंट कामयाब किसान में। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ।
जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान। महिलाएं अब हर क्षेत्र में कामयाबी की इबारत लिख रही हैं और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। अब महिलाएं सिर्फ सहायिका की भूमिका में नहीं हैं, बल्कि मुखिया के तौर पर खेती को संभाल रही हैं। इतना ही नहीं, अब महिलाएं उद्यमिता से भी जुड़ने लगी हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने टीचिंग का प्रोफेशन छोड़ दिया और खेती और जैविक उत्पादों से नाता जोड़ लिया और बन गई सफल महिला उद्यमी। लंबे समय से कृषि और उससे जुड़े उद्यमों में जोर आजमाइश कर रही हैं और हर क्षेत्र में सफल भी हो रही हैं। गुड़ बनाने में सहायता कर रही हैं। ये हैं डॉक्टर नीरजा शर्मा। नीरजा जी पहले एक शिक्षिका थी। बच्चों को शिक्षित करते करते उन्होंने लोगों को जैविक उत्पादों को जागरूक करने का विचार बनाया और टीचर की नौकरी छोड़ खेती और उससे जुड़े उत्पाद में लग गईं। आज नीरजा जैविक रूप से गुड़ बना रही हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद जरूरी और उपयोगी है। इतना ही नहीं, अब नीरजा जी FPO से जुड़कर कृषि और उनसे बनने वाले उत्पादों को काफी आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, परंतु उसका फ़ायदा कैसे लिया जाए, तो इसके विषय में जब सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जहां वो एक ग्रुप की बात करते हैं। यदि आप ग्रुप में आएंगे, एकत्र होकर आएंगे, तो आप उन सुविधाओं का, उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। नीरजा जी यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने इसके पहले मशरूम प्रशिक्षण और उत्पादन का काम भी किया है। इसके साथ ही वर्तमान में नीरजा जी अपनी महिला मित्रों के साथ मिलकर लोगों को जैविक गन्ने से जैविक गुड़ उपलब्ध करा रही हैं। तो यहाँ जो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जैविक उत्पाद कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, परंतु जैविक उत्पाद पैदा तो कर लेते हैं, परंतु उसकी मार्केटिंग कैसे हो। तो इसी मार्केटिंग के चक्कर में क्या होता है कि उनका जैविक उत्पाद जो उन्होंने उत्पन्न किया है, पूरे साल मेहनत करी है, तो उसका उन्हें कोई भी उचित दाम नहीं मिल पाता, उचित परिणाम उनको नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या किया जाए। तो यहाँ मैं ये देखती हूँ कि मेरी एक मित्र हैं जो कि कुशावली में रहती हैं, अनीता सैनी। उन्होंने जैविक गन्ना वो उत्पन्न कर रही हैं, परंतु हर बार क्या होता है कि वो मजबूर हैं, विवश हैं कि अपने जैविक गन्ने को वो उसी मिल में देती हैं जहाँ पर चीनी बनती है, और उसी दाम में उनका जैविक गन्ना वहाँ चला जाता है। तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। पूरे साल वो मेहनत करती हैं, परंतु उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में मैंने ये सोचा, क्यों ना जो वो दाम मांग रही हैं उसी दाम में मैं उनके गन्ने को खरीदूं और उनको भी फ़ायदा दूं और अपने समाज को भी फ़ायदा दूं। इसीलिए उनका जो जैविक उत्पाद है गन्ना, जो वो पैदा कर रही हैं, जो उनको मजबूरी में मिल में देना पड़ता है कम दाम में, तो ऐसे में जो उनका मुंह मांगा दाम है उसके अनुसार मैं उनको दाम देती हूँ और उनका गन्ना खरीद कर, उनका जैविक गन्ना खरीद कर मैं उसका गुड़ बनवा रही हूँ। लघु और कुटीर उद्योग आज महिलाओं के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। महिलाएं मशरूम उत्पादन, अचार, मुरब्बा और जैविक उत्पाद बनाकर जहां खुद को सशक्त बना रही हैं, वहीं समाज को भी 2 कदम आगे ले जा रही हैं। तो देखा आपने किस तरह से नीरजा जैसी महिलाएं न सिर्फ अब अपनी कामयाबी की इबारत खुद अपने हाथों से लिख रही हैं, बल्कि अब वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। कार्यक्रम गांव किसान में आज जो जानकारियां दी गई है, अगर आपको वो पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पे दिए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम गांव किसान में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।